आवाज़ नहीं, बातें नहीं, बस ठीक है ना, मैन चीज। चलो देखो भाई, अपन ने कल इतिहास के चैप्टर की स्टार्टिंग की थी। इतिहास में हमने सिर्फ कर्नल जेम्स टोड के बारे में, और कर्नल जेम्स टोड ने इस भूभाग का नाम किस तरीके से राजस्थान दिया था, और किस तरीके से कर्नल जेम्स टोड यात्रा वृत्तांत के माध्यम से राजस्थान तक आए, इस पर चर्चा की थी। नेक्स्ट हम जिस बात पर चर्चा करने जा रहे हैं कि ये जो राजपूत थे, इन राजपूतों की उत्पत्ति, राजपूतों की उत्पत्ति के संदर्भ में बातें करें कि ये राजपूत आए कहाँ से थे, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये राजपूत राजा की वंशावली में आए, इन राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई थी, उसके संदर्भित बात करेंगे कि राजपूतों की उत्पत्ति के लिए अलग अलग विद्वान, स्वयं ये कर्नल जेम्स टोड जिन्होंने राजस्थान का इतिहास लिखा था, ये खुद भी ये कहते, शुरुआत में इन्होंने यही लिखा था कि ये राजपूत जो थे ये विदेशियों की क्या है, संतान। पर उसके बाद राजपूतों को विदेशियों की संतान बताने के बावजूद भी इस कर्नल जेम्स टोड ने अप्रत्यक्ष एक मत को समर्थन किया जिसका नाम था अग्निकुंड का सिद्धांत। देखो, एक पुस्तक थी जिस पुस्तक का नाम था, जिस रचना का नाम था पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो ये ग्रंथ था, एक रचना थी जिसके रचयिता थे चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो एक ग्रंथ लिखा था। जो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ लिखा था, उस पृथ्वीराज रासो के रचयिता हैं चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई के बचपन का नाम पृथ्वी भट्ट बल्लादी था, और चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि और घनिष्ठ मित्र भी थे। चौहान वंश में बताया जाता है कि पृथ्वीराज चौहान और चंद्रवरदाई एक साथ जन्म, एक साथ मरण, एक साथ तो जन्मे और एक साथ ही दोनों की क्या हुई, मृत्यु। ये चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि था और बचपन का नाम पृथ्वी भट्ट बल्लादी था। भाई, इस पृथ्वीराज रासो में चंद्रवरदाई ने, ये पृथ्वीराज रासो के अनुसार बात कर रहे हैं कि पृथ्वीराज रासो में एक सिद्धांत मिला था। उस सिद्धांत का नाम था अग्निकुंड का सिद्धांत। ये जो अग्निकुंड का सिद्धांत है, इस अग्निकुंड का सिद्धांत इस पृथ्वीराज रासो पुस्तक में उल्लेखित मिला था, और इस अग्निकुंड के सिद्धांत में ये बातें उल्लेखित थी कि एक पर्वत था जिस पर्वत का नाम था आबू पर्वत। कौन सा पर्वत था? आबू पर्वत। इस आबू पर्वत पर गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र, एक तो गुरु वशिष्ठ थे और एक थे विश्वामित्र। गुरु विश्वामित्र, गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र, ये दोनों यज्ञ किया करते थे, अपनी तपस्या किया करते थे। किस पर्वत पर? आबू पर्वत। और आबू पर्वत आज वर्तमान स्थिति में कहाँ पड़ता है? सिरोही। सिरोही जिले के अंदर आबू पर्वत की स्थिति है। इस आबू पर्वत पर गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र यज्ञ, अपनी तपस्याएं किया करते थे। तो यहाँ गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र की तपो क्षेत्र में कुछ राक्षस प्रवृत्ति के लोग थे, और इन राक्षसों ने विघ्न पैदा कर दिया। मतलब गोमांस डाल देना, संतों की तपस्या में लीन संतों के साथ अभद्र व्यवहार करना, ऐसी राक्षसों की प्रवृत्ति होती थी। इनके साथ भी राक्षसों ने ऐसा ही व्यवहार किया। तब गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र ने इस अग्नि कुंड से, जो अग्नि जलाकर तपस्या चल रही थी, इस अग्नि कुंड से 4 सशक्त योद्धाओं की उत्पत्ति की थी। पहले 3 योद्धाओं की उत्पत्ति की। पहला योद्धा प्रतिहार के नाम से, दूसरा योद्धा परमार के नाम से, तीसरा योद्धा
चालुक्य के नाम से। और चौथा योद्धा निकाला, वो कौन सा था? पहले 3 योद्धा उत्पत्ति की थी और तीनों योद्धाओं से राक्षस नहीं रुके, तब इन्होंने चौहान की उत्पत्ति की और चौहान के माध्यम से इस राक्षसों का क्या कर दिया? चौहान ने वध, राक्षसों का खात्मा चौहान ने कर दिया। ऐसे आज इन 4 सशक्त योद्धा जो अग्निकुंड से उत्पत्ति हुई, उन चारों योद्धाओं के नाम पर इस देश में 4 वंश चल रहे, प्रतिहार वंश, परमार वंश, चालुक्य वंश और कौन सा? चौहान वंश। अग्निकुंड के सिद्धांत के अकॉर्डिंग ये क्रम भी एक बार एग्जाम में क्वेश्चन बना दिया कि प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। इस तरीके से चारों क्रम को, ये अग्निकुंड का सिद्धांत सबसे ज्यादा मत दिए विद्वानों ने। अग्निकुंड का सिद्धांत पृथ्वीराज रासो में उल्लेखित मिला था, पर सबसे ज्यादा समर्थन सर्वमान्य मत बताया ये विद्वानों की तरफ से। सर्वमान्य मत की संज्ञा दी कि सबसे ज्यादा मत दिए, सर्वमान्य मत किसने दिए? इस पृथ्वीराज रासो में उल्लेखित अग्निकुंड के सिद्धांत को। और भी कई साहित्यकारों ने, कई विद्वानों ने इसको समर्थन दिया, जैसे डॉक्टर गौरी शंकर, हीराचंद ओझा। ओझा साहब जो थे, इस ओझा ने भी इसी अग्निकुंड के सिद्धांत को समर्थन किया। बड़े विद्वान सूर्यमल मिश्रण, सूर्यमल मिश्रण, इस सूर्यमल मिश्रण ने भी राजपूतों की उत्पत्ति के संदर्भ में अग्निकुंड के सिद्धांत को ही क्या दिया है? समर्थन। स्वयं कर्नल जेम्स टॉड भी अप्रत्यक्ष रूप से इस अग्निकुंड के सिद्धांत को समर्थन करते हैं कि वाकई में राजपूतों की उत्पत्ति कहां से हुई है? अग्निकुंड से। इस तरीके से एक मत तो ये हो गया, एक तो एग्जाम व्यू की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखना, राजपूतों की उत्पत्ति के लिए अग्निकुंड का सिद्धांत। नेक्स्ट दूसरी बात करें, दूसरा जो मत है, वो दूसरा मत एक विद्वान थे जिनका नाम था आसोप। अगर आसोप के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति के संदर्भ में अगर बात करें, तो ये आसोप महोदय कहते हैं कि ये जो राजपूत थे ना, इन राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई? ये आसोप कहते हैं कि राजस्थान में एक क्षेत्र था, उस क्षेत्र का नाम था सपादलक्ष। कौन सा क्षेत्र था? सपादलक्ष। और सपादलक्ष क्षेत्र में एक झील बनी थी, झील का नाम है सांबर झील। ये जो सांबर झील थी, इससे पहले, आज तो ये जयपुर का भूभाग है, पर इस पहले प्राचीन समय में इस क्षेत्र सांबर झील के आसपास का जो क्षेत्र था, उसको कहते थे सपादलक्ष। क्या बोलते थे? सपादलक्ष। ये आसोप महोदय कहते हैं कि ये जो सांबर झील है, इस सांबर झील के आसपास, सांबर झील के आसपास मतलब चारों ओर, चाहो ओर कह सकते हो, ये सांबर झील जो है, इसके चारों तरफ एक जाति निवास करती थी। आसोप महोदय इस बात का तथ्य देते हैं कि राजपूतों की जो उत्पत्ति हुई है, उसके संदर्भ में कि सांबर झील के आसपास एक क्षेत्र था, जिस सपादलक क्षेत्र में सांबर झील के किनारे एक जाति निवास करती थी। उस जाति का नाम क्या था? चाहेमान। चाहेमान एक जाति है जो सांबर झील के चारों तरफ रहती है। किस क्षेत्र में रहती है? तो ये क्षेत्र का नाम था सपादलक्ष। इसको सपादलक क्षेत्र बोलते थे। और यहाँ उस समय राजधानी हुआ करती थी अहिछत्रपुर, नागौर में। आज नागौर में पड़ता है अहिछत्रपुर। ये सपादलक जो क्षेत्र था, इसकी राजधानी अहिछत्रपुर हुआ करती थी। आज वर्तमान ये जयपुर का भूभाग है और इस सांबर झील के आसपास एक जाति निवास करती थी। ये कहते हैं आसोप महोदय कि ये साहिमान जो जाति है, इसको आम बोलचाल की भाषा में दिन प्रतिदिन इस बोलचाल की भाषा में इस चाहेमान जाति का ही जो नाम था, वो परिष्कृत रूप में इस चाहेमान जाति को ही क्या कर दिया? चौहान। धीरे धीरे आम बोलचाल की भाषा में, क्योंकि अपन तो नाम बिगाड़ने में माहिर होते हैं। कोई अगर काडूराम नाम रख दिया तो काडा कैडा करने में 2 मिनट लगाते हैं उसके लिए, ठीक है ना? नाम तुरंत बिगाड़ते। एक सरनेम तो उसका होता ही है, एक नेम जो होता है, पर उसके अलावा उसका एक
बैक नेम और निकाल देते हैं, वो उसमें माहिर हैं। ऐसे ही ये चाहेमान जाति को धीरे धीरे आम बोलचाल की भाषा में क्या बोलने लगे, चौहान। ये बात कौन कह रहा है, आसोप। आसोप महोदय कहते हैं कि सांबर झील के पास जो चाहेमान जाति थी उसी को बोलने में धीरे धीरे चाहेमान जाति का ही क्या कर दिया, चौहान, और वही राजपूत के नाम से जानने लगे। ऐसे ये बात तथ्य देता है। एक तीसरा मत और आता है, वो तीसरा मत अगर देखें कि राजपूतों की उत्पत्ति के संदर्भ में जो तीसरा मत है वो है दशरथ शर्मा। ये एक पंडित जी महाराज थे, दशरथ शर्मा के अनुसार। ये दशरथ शर्मा ये भी अपना विचार रखता है राजपूतों की उत्पत्ति के लिए। बहुत सारे विचार है। कोई कहता है सक्सीथियन जातियों से आई है राजपूत जाति, कोई, पर ये दशरथ शर्मा जो थे ये कहते हैं कि बिजोलिया जो शिलालेख था, एक शिलालेख था, शिलालेख का नाम क्या था, बिजोलिया। ये बिजोलिया जो शिलालेख है, इस बिजोलिया शिलालेख में, बिजोलिया जो शिलालेख है, आज बिजोलिया शिलालेख, बिजोलिया नामक स्थान की जो स्थिति आती है वो कहाँ आती है, भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में इस बिजोलिया की स्थिति आती है। और जो बिजोलिया जो शिलालेख था उसमें कुछ शब्द लिखे हुए थे, श्री विप्र गोत्रीय भूत, और आगे लिखा हुआ था ब्राह्मण। ये शब्द लिखा हुआ था बिजोलिया शिलालेख में। इस बिजोलिया शिलालेख के अनुसार दशरथ शर्मा जी कहते हैं कि ये जो राजपूत है ना, विप्र गोत्र के ब्राह्मणों की क्या है, संतान। राजपूतों को ब्राह्मणों की संतान बताया है, और ब्राह्मणों की संतान बताने वाले विद्वान कौन थे, दशरथ शर्मा। दशरथ शर्मा कहते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से हुई है, और ब्राह्मणों ने ये उल्लेख बिजोलिया शिलालेख में उल्लेखित है कि श्री विप्र गोत्रीय भूत, आगे लिखा था ब्राह्मण, मतलब ये विप्र गोत्र के ब्राह्मणों की संतान बताता है राजपूतों की उत्पत्ति के लिए। कौन देता है ये मत, दशरथ शर्मा। आप तीन मत ज्यादा याद रखोगे। शर्मान सबसे ज्यादा राजपूतों की उत्पत्ति के लिए जो मत मिला है वो किसको मिला है, सबसे ज्यादा समर्थन इसको दिया गया, अग्निकुंड के सिद्धांत को। लगभग विद्वानों ने अग्निकुंड के समर्थन दिया है, पर मैंने आपको तीन विद्वानों के बारे में बताया, एक पृथ्वीराज रासो के अनुसार, दूसरा आसोप के अनुसार, और तीसरा दशरथ शर्मा के अनुसार। ये थी राजपूतों की उत्पत्ति के संदर्भ में बात की, राजपूतों की उत्पत्ति किस तरीके से हुई थी, और राजपूतों के संदर्भ में आगे हम किसी वंशावली पर बात करेंगे। फिलहाल आप ये नोटेड करें।